नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है उसमें 3 चैप्टर हमने कंप्लीट और मस्त और शानदार तरीके से पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने चौथा चैप्टर शुरू किया और उसका फर्स्ट वाला लेक्चर हमने पढ़ लिया था। यानी कि जो चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं वो महासागर और महाद्वीपों की बात कर रहे हैं कि महासागर और महाद्वीप कैसे बने, यानी महासागरों का निर्माण कैसे हुआ और महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। इन दोनों चीज़ों की बात करने वाला जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 4। इसका आज सेकंड लेक्चर है। इससे पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये देखा कि महाद्वीप और महासागर कैसे बने। पेंजिया, पेंथालासा, लोरेशिया, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर जैसी बातें हमने की थी और उसमें हमने बेसिक तौर से ये समझा कि वेगनर का जो सिद्धांत है महाद्वीपीय पर्व और महाद्वीपीय विस्थापन जैसे जो सिद्धांत है उसको हमने समझा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इन मुद्दों पे बात करेगा। इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। बुलार्ड का मानचित्र सिद्धांत एक महान भूगोलवेत्ता हुए, हालांकि वेगनर जितने महान नहीं हो पाए लेकिन काफी हद तक इन्होंने प्रयास किया। जो टूटे फूटे तट थे उन टूटे हुए मानचित्रों का, टूटे हुए महाद्वीपों का एक मानचित्र बनाया इन्होंने। 3 महाद्वीपों को एक साथ दिखाने का प्रयास किया। किसने? बुलार्ड महोदय ने, यानी एक महान भूगोलवेत्ता हुए बुलार्ड, उन्होंने यह प्रयास किया। हालांकि इतिहास को, ज्योग्राफी के इतिहास को हम देखें तो बुलार्ड का नाम बहुत कम सामने आता है क्योंकि बुलार्ड ने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ मानचित्रों को जोड़ने का कार्य ही बुलार्ड जिसे हम कह सकते हैं वो किया इन्होंने। फिर हम देखेंगे चट्टानों व महासागरों में आयु समानता, यानी कोई चट्टान है और कोई महासागर है। उस चट्टान मतलब अगर टूटी है महासागर के बीच में से जो पत्थर था वो टूटा है तो टूटा हुआ जो भाग है उसकी जो चट्टानी भाग, चट्टानें आपको पता है आग्नेय, अवसादी और कांतरी, 3 प्रकार की चट्टानें होती है। तीनों की बात अभी तक हमने नहीं की है क्योंकि इसके आगे जो टॉपिक आने वाला है वो इसी पे आएगा। आग्नेय, अवसादी और कांतरी 3 प्रकार की चट्टानें होती है। वैसे ही पृथ्वी के अंदर 3 परतें होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले ऊपर जो होती है उसको हिंदी में हम भूपर्पटी कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। तो ऊपर की तो भूपर्पटी यानी मिट्टी का क्षेत्र होता है तो उसको क्रस्ट बोल देते हैं। कचरा याद रख लो, ऊपर की धरती मतलब कचरा, ऊपर मिट्टी जो मतलब पृथ्वी के लिए मिट्टी तो एक प्रकार से बुरादा हुआ तो उसको हम क्रस्ट के नाम से जान रहे हैं। लास्ट में जो अंत में है वह अंत हो जाता है, मतलब कोर आ जाती है, मतलब किनारा आ जाता है तो वो कोर है। और बीच में मेंटल फंस गया बेचारा तो मेटल। तो क्रस्ट, मेटल और कोर 3 तो होती है पृथ्वी की परतें। चट्टानें होती है आग्नेय, अवसादी और कांतरित। अब आग्नेय, अवसादी और कांतरित जो चट्टानें हैं उनका महासागरों से किस प्रकार से लिंक है ये भी आज हम चर्चा करने वाले। फिर हम तटों के गुण देखेंगे। कैसे तट, किसके तट? समुद्रों का जो तट होता है, महाद्वीप से जो टच होता है, बीच में एक रूपरेखा बनाएंगे हम कि उस तट के जो गुण है वो किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे मैं कहूं कि एक तालाब है हमारे गांव का, उस तालाब में, आपके गांव का हो सकता है, उस तालाब के अंदर उस तालाब का जो लास्ट हिस्सा है वो जमीन से जुड़ रहा है, मतलब आगे स्थल भाग शुरू हो जाता है। हालांकि जमीन पे जो पानी है तालाब में वो भी स्थल पे, लेकिन उसको जल भाग कहा जाएगा। तो जल भाग का जहां अंत हो रहा है, स्थल भाग जहां से शुरू हो रहा है उसको तालाब का तट कहेंगे। वैसे ही महासागर का जो तट है उसका और पानी जहां खत्म हो रहा है उन दोनों में क्या समानता है? तो चट्टान और महासागर के बीच जो तट खत्म हो रहा है उस तट के गुण क्या है और उस चट्टान और महासागर में आयु, एज की क्या समानता है? यानी क्या ये दोनों चट्टान और महासागर एक साथ के हैं, क्या ये अलग अलग प्रकार के हैं? ये चर्चा भी हम कब करने वाले हैं? आज ही करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण, यानी वेगनर ने कहा था कि महाद्वीप का विस्थापन हुआ है, महाद्वीप का प्रवाह हुआ है। किसने कहा? वेगनर ने। 1912 में वेगनर ने कहा महाद्वीप का प्रवाह हुआ है, यानी महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसके। और इसका उन्होंने प्रमाण भी दिया। उन्होंने सारी रूपरेखा हमें समझाई कि महाद्वीपों का वास्तव में प्रवाह हुआ है। और इसको समझने के लिए हम बेसिक चीज जो हमने पढ़ी उसको एक बार देखेंगे ताकि इससे लिंक बना सके। ये कह रहा है महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण, यानी महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। किसका विस्थापन हुआ है भाई? महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। क्या हमारे पास इसके प्रमाण है? बिल्कुल प्रमाण है। हमने आपसे कहा था कि पृथ्वी शुरू में, पृथ्वी के बीच में इस प्रकार का एक भाग था और बाहर का जो भाग था वो इस प्रकार था। ये बात हमने की। अंदर का जो ये भाग है इसको हम कह रहे थे पेंजिया, पेंजिया। और ये एक पत्थर है, ये क्या है?
एक पत्थर है। पेंजिया क्या है? एक बहुत बड़ा पत्थर है, जैसे पानी की बाल्टी ली और उसमें हमने एक पत्थर रख दिया, चारों तरफ क्या है? पानी। तो ये जो एरिया है ना बाहर का, ये है पानी, और इस पानी वाले एरिया को हमने कहा पैंथालासा। पैंथालासा। प्रमाण ढूंढेंगे, इसको पढ़ने के बाद हम क्या ढूंढेंगे कि वास्तव में ऐसा हुआ ही था, वेगनर की बात सच है या ना है, अपने स्तर पे देखना है अपन को। और जिन लोगों ने जैसे बुलर्ड मोदी आए, इन्होंने बताया, तो ये उसके पक्ष में तर्क देते हैं या विपक्ष में देते हैं, इस बात की में हम चर्चा करेंगे। तो बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा है? पेंजिया का है। और पेंजिया ठोस अवस्था में है, पत्थर की अवस्था में है, जबकि बाहर का जो सर्किल है वो पानी 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 है पूरा, उसको हमने पैंथालासा कहा। कुछ समय के बाद ये जो एरिया है, बाहर वाला एरिया जो इस प्रकार से था, ये तो ऐसा ही रहा, ये तो पैंथालासा है, लेकिन बीच वाला जो पेंजिया है वो टूट गया, इस प्रकार से टूट गया। अब टूटने के बाद इसके दो नाम हो गए, ये तो पैंथालासा का पैंथालासा ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पेंजिया था इसके दो रूप हो गए, पेंजिया के दो भाग हो गए। एक भाग जो ऊपर वाला है उसको कहा गया लोरेशिया, उसको क्या कहा गया? लोरेशिया। बहुत अच्छी बात है, समझ गए। नीचे वाला जो भाग था उसको कहा गया गोंडवाना, उसको क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। आ रही है बात समझ में यहां तक हमें कि बीच वाला भाग टूट गया, लेकिन यहां जो पानी भर रहा है, टूटने के बाद जो पानी भर रहा है यहां पे, टूटने के बाद जो यहां पे पानी भर रहा है, उस पानी वाले एरिया को हम कह रहे हैं टेथिस सागर। क्या कह रहे हैं इसको? टेथिस सागर। कितनी प्यारी बात है, कौन सा सागर कह रहे हैं इसको? टेथिस सागर। इतनी अच्छी बात बताने वाला व्यक्ति कौन है? वेगनर। तो ये टूटे हैं तो बिखरे तो अलग अलग जगहों पर चले गए, और अलग अलग जगहों पर चले गए तो फिर क्या बनने लगे? महाद्वीप और महासागर। तो महासागर कैसे बना? अब आप सोचोगे क्योंकि पत्थर तो ये टूटा है, तो फिर गुरुजी महासागर कैसे बना है? क्योंकि पत्थर बीच बीच में टूटकर जगह जगह आ गया। एक पानी की बाल्टी है या पानी का बहुत बड़ा टब है, उस टब के अंदर बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर को हम क्या कह रहे हैं? पेंजिया। पानी को क्या कह रहे हैं? पैंथालासा। पत्थर को बीच में से तोड़ा गया और उसके 7-8 हिस्से हो गए। वो जब 7-8 हिस्से हो गए तो वो पूरा जो टब है उसमें फैल गए, तो पानी भी इधर उधर फैल गया, तो पानी की सीमा हो गई अलग अलग, इधर वाला पानी इधर रह गया, इधर वाला इधर रह गया, इधर वाला इधर रह गया। और बीच में जो झीलें टाइप आज बनी है वो टेथिस सागर के अवशेष से। किसके अवशेष से? टेथिस सागर। छोटा रूप टेथिस सागर, बड़ा पानी का रूप महासागर के रूप में निकल कर आया, जबकि जो पत्थर टूटा हुआ भाग है वो महाद्वीप के रूप में निकल कर आया। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। फिर हमने कुछ उदाहरणों की बात की और आज भी ढेर सारे हम उदाहरण लेंगे। हमने सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्यारा जो उदाहरण लिया था वो हमने उत्तरी अमेरिका के नीचे का जो शहर, दक्षिणी अमेरिका जो हमारी है, दक्षिणी अमेरिका का नीचे का जो कॉर्नर है उसको हम फिट कर रहे थे, जो हमारा अफ्रीका पड़ता है उसमें। दक्षिणी अमेरिका जो है उसका अफ्रीका का जो टूटा हुआ भाग है उसमें फिट करते हैं तो ऐसा लगता बिल्कुल फिट हो गया, क्योंकि उसके गुण मिलते हैं। एंडीज और जो एप्लासियन जो पर्वत है उनके भी गुण आपस में मिलते हैं। तो सारे एग्जाम्पल एक पीपीटी में आज, मतलब सारे एग्जाम्पल जो हैं वो एक पीपीटी में दे रखे हैं कि कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र से मिलता है। अब ये क्या वेगनर क्या था जो हमने पढ़ा? वेगनर क्या करता था? पृथ्वी के जितने भी स्थल थे वो जलवायु वेता था, आपको पता है, क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन करता था, वेदर का अध्ययन करता था, इकोसिस्टम का अध्ययन करता था, इन्वायरमेंट का अध्ययन करता था, कुल मिला के जलवायु का अध्ययन करता था। मौसम कैसा होता है, किसी क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, जलोढ़ है, काली है, रेगनर है, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, ये मिट्टियों के प्रकार होते हैं जो हमने देखे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करता, तो वो देखता है कि एंडीज पर्वत में जो गुण है वो भी एप्लासियन में भी है। वो देखता है कि दक्षिणी अमेरिका में जो गुण पाए जाते हैं मिट्टी में वो कहीं ना कहीं अफ्रीका से मिलते जुलते हैं, तो ये क्षेत्र एक था। तो वो मिट्टी के गुणों के माध्यम से बताता है, और उसकी जो राय है वो 100% सटीक है। कुछ लोगों ने उसका खंडन भी किया, कुछ लोगों ने इस चीज का विरोध भी किया, लेकिन अंततः जब देखते हैं, लेकिन लास्ट में जब देखते हैं तो सब इस बात को स्वीकार कर लेते। और जो इसका विरोध कर रहे थे वेगनर का, विरोध जो लोग कर रहे थे वो क्या कहते हैं, विरोध करने वाले जो लोग इसके वेगनर के थे वो इसी की बात को अलग तरह से पेश कर देते। और ऐसा करने वाले और भी कई लोग हैं। उसमें बुलर्ड जो है वो बेचारा ज्यादा कुछ नहीं करता। बुलर्ड सिर्फ और सिर्फ 3 मानचित्रों का एक
नक्शा बना, 3 महाद्वीपों का एक मानचित्र बना देता है, 3 महाद्वीपों को मिलाकर एक नक्शा बना देता है और वो कहता है ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो सबने कुछ कुछ किया है, तो सबका थोड़ा थोड़ा नाम लेना जरूरी है। देखिए क्या, ये हमने कहानी वो पढ़ी जो वेगनर ने कही। ये क्यों पढ़ी हमने? क्योंकि इस बुलर्ड को और मानचित्र, महासागर मानचित्र में महासागर का जो तट है वो और चट्टान का जो तट है वो, इन दोनों में क्या समानता है और तटों में क्या समानता है, ये जानने के लिए ये प्लान हमें आना चाहिए। देखिए क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में पढ़ना, महाद्वीप आगे बढ़े हैं इसके पक्ष की बातें बतानी है। वुलर्ड का या बुलर्ड का, इसको कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको वे बोलो चाहे बे बोलो, लेकिन कई जगह वे कई जगह बे, लेकिन NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद जो हमारा है वो बुलर्ड कहता है। इसको क्या कहता है? बुलर्ड कहता है। बुलर्ड का मानचित्र, बुलर्ड का क्या मानचित्र है? बुलर्ड कह रहा है दक्षिणी अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखाएं अद्भुत, बहुत शानदार, बहुत मस्त, त्रुटि रहित, कोई गलती वाली बात ही नहीं, उसमें समानता दिखाती है। क्या दिखाती है भाई? समानता दिखाती है। और यही वेगनर ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही और ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। सबसे अच्छा उदाहरण ये, मैंने कल पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें आपको बताया भी था, मिला के नक्शे में मैंने आपको बताया था कि ये क्षेत्र इस क्षेत्र से मैच होता है और एग्जाम हमारे बहुत पास में। आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा या पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको फटाफट से कवर करना है। हालांकि हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है, लेकिन आगे के जो चैप्टर है 6 यूनिट है, इसके अंदर लगभग 16 हमारे लेसन है। उसमें हम ये देखेंगे कि पीछे के जो लेसन है ना वो तो यूं चुटकियों में होने वाले हैं, बहुत शानदार वाले लेसन है हालांकि, लेकिन वायुमंडल को लेके 5 लेसन दे रखे हैं, पृथ्वी पर जीवन कैसे रहेगा इसको लेके 6 लेसन दे रहे हैं, 3 लेसन दे रखे हैं। तो इस प्रकार के जलवायु वगैरह सारी चीजें जो है छोटे छोटे तरीके से बड़ा रूप कर रखा लेसनों के रूप में, तो वो कोई बड़ा टारगेट नहीं है। जो ये चीज है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हम देख रहे हैं और इसमें आपको पढ़ते हुए चलना है। अगर आपका पिछला लेक्चर क्लियर नहीं है तो इसमें दिक्कत आती है, तो आपका पिछला भी आपको साथ साथ में क्लियर करना है। आप एक लेक्चर देखते हैं फिर देखते नहीं, काफी दिन फिर एक दिन लगता है यार टेस्ट आ गए थर्ड वाले, हाफ ईयरली आ गई, फिर दौड़ते हो। शुरू से पढ़ाई रखना है। मुझे कमेंट में वो बच्चा बताएगा जो शुरू से पढ़ रहा है या फिर अभी अभी जुड़ा है या फिर उसने कितने लेक्चर देखे, अपनी स्थिति बताओ ताकि मुझे पता तो रहे कि कितने बच्चे जो रेगुलर पढ़ रहे हैं किस प्रकार से मुझे पढ़ाना है। समझ गए बात को? कमेंट करना है, ठीक है। तो हम वेगनर की बात कर रहे थे, लेकिन बुलर्ड आया बीच में और वो क्या बोला? बुलर्ड वेगनर की बात कर रहा है। देख लो आप, वेगनर पहले ही बता चुका है दक्षिणी अमेरिका का जो निचला हिस्सा है उसको फिट करे तो वो अफ्रीका में फिट हो जाता है। किसमें? दक्षिणी अमेरिका का जो निचला हिस्सा है वो अफ्रीका में फिट हो जाता है। और ये अद्भुत बात है, हमारे लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि कोई त्रुटि ही नहीं होती, बिल्कुल फिट हो जाता है। मैंने कहा एक स्केल को हम तोड़ते हैं, थोड़ी देर बाद वापस फिट करते हैं तो हो जाती है, मार्कर है यहाँ से तोड़ते हैं, थोड़ी देर बाद वापस फिट करते हैं तो यहाँ से फिट हो जाता है। तो दोनों तटों के गुण क्या है, तटों पर चर्चा होगी आज। किस पे होगी? तटों पे। 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने एक मानचित्र तैयार किया। नकलबाज है एक नंबर का। क्या है ये? नकलबाज है, और कोई योगदान नहीं है ज्योग्राफी में। मैंने इसको उठा के देखा, कई जगह ढूंढने का प्रयास किया, कई किताबों में इसको ढूंढा बुलर्ड को, लेकिन बुलर्ड बड़ा भुलक्कड़ आदमी है, फिर भूल गया ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, ये भूल गया बेचारा। एक मानचित्र इसने बनाया उसके बाद गायब, और कहीं दिखता ही नहीं है। एक दो जगह जो विस्थापन का जो सिद्धांत आगे जाके हम कॉलेज में पढ़ेंगे तब थोड़ा थोड़ा इसका नाम जरूर रहेगा, आप याद रखना। ये वही बुलर्ड है जिसने कुछ नहीं किया, एक नंबर का नकलबाज था। क्या ये? नकलबाज था। ये क्या था भाई? नकलबाज। तो बुलर्ड एक मानचित्र तैयार करता है, और कैसा मानचित्र? बुलर्ड का मानचित्र कंप्यूटर पे आधारित है। किस पर आधारित है? कंप्यूटर पे। इसलिए इसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि इसने कुछ चीजें ऐड की। चीज वो की वो ये, जैसे मेरे नोट्स है रजिस्टर में लिखे हुए हैं, इसको मैंने टाइप करा के पीपीटी बना दिया, तो ये अद्भुत और त्रुटि रहित चीज तो आ गई मेरे सामने, लेकिन ये आई कैसे? कंप्यूटर आधारित। तो बुलर्ड की बातें हम पढ़ रहे हैं, हमें याद भी हो रही है। बुलर्ड ने क्या कहा? बुलर्ड ने वही बात कही जो वेगनर ने कही। उन वेगनर ने तो बहुत सारी बातें कही थी, फिर बुलर्ड ने उनमें से कौन सी बात कही? बुलर्ड ने कहा कि जो
उत्तरी जो दक्षिणी अमेरिका है उसका निचला हिस्सा सीधा सीधा किस में फिट हो सकता है? अफ्रीका में हो सकता है, क्योंकि इनकी तटरेखा उसका तरीका अलग है। मैं आपको समझा रहा हूं सिंपल भाषा में। वो इस बात को कैसे कहता है? वो कहता है दक्षिणी अमेरिका यानी निचला क्षेत्र दोनों का, अफ्रीका की तटरेखा विश्व के नक्शे में मानचित्र में नीचे पिछले लेक्चर में बताया, दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य यानी समानता, बराबरता, एक रूपता दिखाती है। समझ गए? 1964 में बुलर्ड ने एक मानचित्र तैयार किया, मान गए इस बात को, लेकिन कैसा था? कंप्यूटर पर आधारित था। 3 बातें इसकी हमने पढ़ ली। पहली, अफ्रीका अमेरिका वाला मैच बताता है, ठीक है। फिर कंप्यूटर से ये लिस्ट बना देता है, 3 मानचित्र बना देता है, और क्या करता है? एक मानचित्र तैयार किया। बुलर्ड का मानचित्र साम्य सममिति सिद्ध हुआ। साम्य सममिति का मतलब है समानता दिखाता है। इतना लोड नहीं लेना है, इतना टेंशन नहीं लेना है। साम्य सममिति का मतलब समानता दिखाता है किसमें? कि सारा विश्व एक था और समानता देखने को मिलती है। वेगनर कह गया, कौन कह गया? वेगनर कह गया कि इसके गुण इसमें मिलते हैं, उसके गुण इसमें मिलते हैं, दादा के गुण बेटे में मिलते हैं, बेटे के गुण पोते में मिलते हैं। तो एक ही व्यक्ति था जिससे पूरा वंश आगे बढ़ा था। वैसे एक ही पत्र था जिससे टूट के इतने माध्यम बन गए, है ना। बुलर्ड का मानचित्र, ये नाप आज की तटरेखा फेदम से ज्यादा फेदम पर था, 1000 फेदम। फेदम क्या होता है? फेदम, एक फेदम जो होता है ना वो 6 फीट का होता है। कितने फीट का होता है भाई? 6 फीट का। देखो ये फेदम करके यूं बता रहा है 6 फीट, है ना। हालांकि ऐसे 6 फीट मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। किसी के लंबे हाथ हो, बहुत लंबे हाथ हो तो 6, जैसे मैं 6 फीट का हूं तो 6 फीट के बराबर क्या होता है? ये मैंने लिखा 6 फीट। एक 6 फीट के बराबर क्या होता है? एक फेदम। ये नाप होता है, ज्यादा लोड नहीं लेना आपको इसका, है ना। पूछा नहीं जाता, मैं तो आपको बेसिक बता रहा हूँ। 6 फीट के बराबर ये क्या होता है? अब इसको मीटर में हम करें तो ये होता है 1.829 कुछ होता है। मीटर के बराबर क्या होता है? एक फेदम। ये एक फेदम यानी कि 1.829 के बराबर एक फेदम होता है। ये मीटर में देखा हमने, ये किस में देखा? फीट में। फिर ये आगे बढ़ता रहता है, मतलब इसके 100 फेदम हो जाते तो 10 केबिल बन जाती है। फिर 100 केबिल से फिर एक समुद्री मील बन जाता है। नाम सुना ना समुद्री मील का? तो ये तटों के लिए फेदम प्रयोग किया जाता है। फेदम से केबिल बनता है। फेदम से क्या बनता है? केबिल बनता है। 100 फेदम होते हैं जब 10 केबिल हो जाते हैं। फिर 100 केबिल होते हैं जब एक समुद्री मील हो जाता है। क्या हो जाता है? समुद्री मील। तो आपने समुद्री मील, ये समुद्री मील जो होता है ना, ये जो केबिल है, समुद्री मील है, फेदम है, ये तटों की लंबाई नापते हैं। अपने यहाँ मीटर फीट में नाप लेते हैं क्योंकि हमने कन्वर्ट किया ना इसको 6 फीट के बराबर। तो समुद्र पे 6 फीट नापना है तो वहाँ 6 फीट नहीं बोलेंगे। समुद्र पे 1.829 मीटर नापना है तो उसको मीटर नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एक फेदम। और वह नापते नापते 10 मतलब 100 फेदम हो गए तो उसको क्या कहेंगे? केबिल। 10 केबिल बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? 10 केबिल। कितनी बड़ी मतलब शानदार वाली बात है। उसके बाद समुद्री मील, यानी कि 100 केबिल हो गए तो उसको एक समुद्री मील बोल देंगे। फिर आगे बढ़ता ही जाता है। समुद्री मील सबसे बड़ा जो मापने का है तटों को, कहते हैं ना समुद्र की दूरी किससे नापी जाती? तो समुद्री मील से। अचानक से हाँ, एक बार ये सवाल पूछा गया था, अभी नहीं, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, पूछ सकते हैं वापिस कभी भी। प्रैक्टिकल में भी ये सवाल पूछ लिया जाता है, फेदम क्या होता है? क्योंकि आपका नाम आ रहा है फेदम, तो ये 12th के जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें पूछते हैं। 11th में तो स्कूल वाले सर ही करते हैं, तो वहाँ तो आपको अनुशासन अच्छा होना चाहिए। उनकी नज़र में आप ज्योग्राफी के सबसे अच्छे स्टूडेंट होने चाहिए। उनसे जाके पूछ लेना, सर फेदम क्या होता है? वो सोचेगा बच्चा जिज्ञासु है, जानना चाहता है ना, फेदम क्या है ना। फिर उनसे पूछना, सर फेदम क्या है? फिर उन्हें बताया, सर केबिल क्या है? वो कहेंगे केबिल तो यही है जो तारों की लगी हुई है ना। ऐसा नहीं है। फिर उनको कहना कि सर ये है, और वैसे उनको आता है ना, तो आप पूछना ज़रूर, पूछोगे ना, ठीक है। तो पहले क्या बना? फेदम। फिर क्या बना? केबिल। फिर क्या बना? केबिल के बाद तार बने? नहीं, समुद्री मील, ठीक है ना। तो एक फेदम जो होता है कितने फीट का होता है? 6 फीट का। कितने मीटर का? 1.829। तो ये तो एक बीच की बात थी, हमने पढ़ ली कि फेदम का जो डाउट था, नहीं तो जिंदगी भर सोचते रहते यार ये फेदम क्या है। समझ गए ना फेदम? तो 1000 फेदम के बराबर नाप तटरेखा का नापा गया है। बुलर्ड ने अंटार्कटिका तटों को जोड़कर मानचित्र बनाया। अंटार्कटिका के जो तट थे ना उनको जोड़कर 3 जो तट थे, 3 जो महाद्वीप थे आगे, उनको जोड़कर इसने क्या बनाया? नक्शा बनाया। आगे पढ़े। अब बताओ बुलर्ड ने क्या किया? बुलर्ड बुलेट लेके आया? नहीं, बुलर्ड ने सबसे पहला काम किया,
जो वेगनर ने कहा था ना उसको कॉपी कर दिया, किस रूप में? कंप्यूटर फॉर्म में। समझ गए? उसने फेदम की बात कही, दूरी को फेदम में नापने की बात कही, उसके अलावा उसने कंप्यूटर फॉर्म दे दिया, उसके अलावा उसने दक्षिणी जो अमेरिका है उसको अफ्रीका से जोड़ने की बात कही कि गुण मिलते हैं, ये सारी बातें। महासागरीय पार चट्टान और उनकी आयु, आयु को कैसे नापा जाता है? देखो एक सी कार्बन 14 होता है, क्या होता है? एक कार्बन 14, कार्बन 14 क्या करता है? किसी भी चीज को नापने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। किसका? किसी भी चीज को नहीं, मतलब जो अंदर से धरातल से खोदकर किसी चीज को, खनिज, देखो किसी भी चीज को खोदकर प्राप्त करना क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। और अंदर से जो निकलता है वो संसाधन होता है। प्रत्येक संसाधन जो होता है वो खनिज नहीं बन पाता है, लेकिन कुछ संसाधन जो होते हैं खनिज बन जाते हैं। जैसे जल संसाधन तो है पर खनिज नहीं बन पाए, लेकिन लोहा संसाधन है पर क्या बन पाया? खनिज बन पाए। प्रत्येक खनिज जो होता है पहले संसाधन होता है, लेकिन प्रत्येक संसाधन जो होता है, प्रत्येक संसाधन खनिज नहीं बन पाता। ये चीज दोहराना है बार बार बैक करके, है ना, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आती। मुझे तो पता नहीं कितनी बार पढ़ाया सर जी ने, ठोक ठोक के, पीट पीट के, मार मार के, जब जाके समझ में आई, है ना। प्रत्येक संसाधन खनिज नहीं होता, लेकिन जो खनिज होता है वो पहले संसाधन जरूर होता है। जैसे जल संसाधन है पर खनिज नहीं बन पाए, जैसे लोहा खनिज है पर पहले क्या है? संसाधन है। समझ गए बात को? तो कार्बन 14 क्या करता है? जितने भी खनिज होते हैं या अंदर से खनन द्वारा यानी खोदकर प्राप्त करना खनन कहलाता है, प्राप्त किया जाता है, तो उसको उसी कार्बन 14 से नापा जाता है कि इसकी आयु क्या है, इसकी आयु क्या है। अब उस आयु का दूसरा कोई चट्टान या पत्थर मिला है तो उन दोनों की आयु में समानता क्या है उसको नापने के लिए रेडियोमेट्रिक विधि को अपनाया जाता है। ये एक विधि होती है जिसमें दोनों के आंकड़े लिए जाते हैं। बताओ सबसे पहले चट्टान मिलते ही उस चट्टान का समय किसने निकाला? कार्बन 14 ने। किसने निकाला? कार्बन 14 से। इससे टाइम पता चल जाता है कार्बन 14 से। अब कार्बन 14 से एक चट्टान का टाइम पता कर लिया, अब दूसरी चट्टान का भी टाइम पता कर लिया। अब दोनों में समानता क्या है, दोनों में गुण क्या मिलते हैं, दोनों में कौन सी बातें हैं जो बेसिक मिल सकती है, उसको रेडियोमेट्रिक विधि से निकाला जाता है। बात आ रही है समझ में? इससे चट्टानों में निर्माण समय को सरलता से जाना जा सकता है। चट्टान का जो निर्माण है इसका कैसे हुआ, उस चट्टान का कैसे हुआ, दोनों चट्टानों का जो निर्माण समय है उसको बहुत आसानी से, बहुत सरलता से, आराम से जाना जा सकता है। इससे कहां पहले महासागर थे पर अब नहीं है, यानी किस विधि की बात कर रहे हैं हम? रेडियोमेट्रिक विधि की बात कर रहे हैं। इसको मीट्रिक कर रखा है, मैट्रिक समझना है ना। रेडियोमेट्रिक विधि की बात कर रहे हैं। देखो सी कार्बन 14 से चट्टान का समय यानी कि आयु का पता लगाया जाता है। दो चट्टानों का आयु का पता लगाना है, सी कार्बन से लगाना है, कार्बन 14 से लगाना है। दोनों में क्या समानता है उस विधि को हम कह देते हैं रेडियोमेट्रिक विधि। उस विधि को क्या कह देते हैं? काम तो यहां वही कार्बन 14 ही करेगा, लेकिन इस विधि को हम क्या कह देंगे? रेडियोमेट्रिक विधि। रेडियोमेट्रिक विधि में तटों की आयु का, उनके गुणों का आदि का पता लगाया जाता है। इससे चट्टान निर्माण को सरलता से, चट्टान कैसे बनी इसके निर्माण को आसानी से समझा जा सकता है। इसके अलावा पहले कहां महासागर थे और अब कहां महासागर नहीं है, इस बात को भी समझने में रेडियोमेट्रिक विधि, यानी सारा जो हमारा ये पीपीटी है, इस लेक्चर का ये जो पीपीटी है, ये किसके आसपास घूम रहा है? रेडियोमेट्रिक विधि। यानी रेडियोमेट्रिक कुछ भी नहीं है, बड़ी सिंपल चीज है। रेडियोमेट्रिक वो विधि है, वो माध्यम है, वो तरीका है जो चट्टानों की एज बताता है, चट्टानों की उम्र बताता है, कौन सी बूढ़ी चट्टान है, कौन सी नई चट्टान है। और ये कार्बन 14 का सहयोग लेती है। किसका सहयोग लेती है? कार्बन 14। इसे कहां पहले महासागर थे अब नहीं है, तथा किस स्थान के महाद्वीप, देश, भूखंड टूटे हैं पता चलता है। जैसे हमने बार बार हमें एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपके दिमाग में स्थायी मेमोरी में चला जाए। दक्षिणी अमेरिका जो है उसका टूटा हुआ भाग हमें अफ्रीका से टच होते ही बिल्कुल मिक्स हो जाता है। तो कौन से देश का भूखंड? अमेरिका देश का भूखंड, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके भूखंड से, देश या महाद्वीप कह दो, तो उसका भूखंड उसके भूखंड से, दक्षिणी अमेरिका का भूखंड अफ्रीका के भूखंड से। पढ़ा हमने। ग्रीनलैंड का यूरोप से, मेडागास्कर का अन्य क्षेत्रों से। तो ये भूखंड जो टच होते हैं, एक लिस्ट देखने वाले हैं, टूटे हुए हैं पता चल जाता है। 200 करोड़ वर्ष पूर्व चट्टानों के गुण मिलना, 200 वर्ष पूर्व की कोई 200 करोड़ वर्ष की पूर्व चट्टाने जब बहुत समय पहले थी कार्बनीफेरस युग था, जब टूटी तो मेसोजोइक युग था। जब चट्टाने टूटी आपस में, ये महासागर बनना शुरू हुए तो उसको मेसोजोइक युग कहते हैं। क्या कहते हैं?
अब आप कहोगे ये कौन सा युग है, तो हम एक अलग से स्पेशल लेक्चर लेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि जूरेसिक युग क्या होता है, मेसोजोइक युग क्या होता है, कार्बोनिफेरस युग क्या होता है। ये भूगोल का टाइम पीरियड होता है जो हमें आना बहुत ही जरूरी है। तो बताना कमेंट में, क्या ये सारे काल, सारे जो जूरेसिक वूरेसिक बीच बीच में नाम आते हैं, क्या इनको एक ही दिन में खत्म कर दे? ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो ये 200 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। महासागरीय पार चट्टान और उनकी आयु में समानता पढ़ रहे हैं हम। बर्फ वाले क्षेत्र में भी जीवाश्म मिलना। अब जो अंटार्कटिका आर्कटिका जैसे ठंडे क्षेत्र है, वहां भी अब जीवाश्म मिलना। जीवाश्म का मतलब क्या होता है? कोई जीव दब गया और धीरे धीरे दबते दबते कोयला जैसी फॉर्म में परिवर्तित हो गया। वैसे पेड़ पौधों को देखा जाता है जीवाश्म, लेकिन जीव भी होते हैं, जहाँ पेड़ पौधे होंगे जीव होंगे। तो ये दबा हुआ क्षेत्र मिलना। अब मैं कहूँ कि यहाँ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है, और बर्फ को खोद कर देखा तो अंदर कोयले मिले, तो बर्फ के अंदर लोग बहुत कम रहते हैं, बहुत कम लोग वहाँ निवास करते हैं आज भी। तो पहले इतना जीवाश्म कहाँ से आया? यानी बहुत से लोग पहले वहाँ रहा करते थे, लेकिन टूटने के कारण कालांतर में वो समय चेंज होता गया। जीवाश्म का मतलब है जीवों का या पेड़ पौधों का नीचे दबकर कोयले की फॉर्म में या चट्टानों के फॉर्म में या किसी भी लिक्विड फॉर्म में जीवाश्म से मिलता है। जैसे जैसलमेर राजस्थान के ऐश्वर्या जैसे कुएं, तेल के कुएं ना, जो वो सब इसका है, मंगलम, ऐसे तेल के कुएं तो जीवाश्म वाले क्षेत्र में होते हैं। जूरेसिक काल देखो फिर आ गया, ये मेसोजोइक, जूरेसिक, कार्बोनिफेरस, ऐसे नाम आते रहते हैं। जूरेसिक काल ये ज्योग्राफी का टाइम पीरियड होता है ना। काल की समान चट्टानें मिलना साम्य कल्पना का आधार है। समानता बताती है चट्टानें। पर्वतों के गुण मिलना, जैसे अपलासियन और एंडीज पर्वत, अपलासियन और एंडीज पर्वत के गुण मिलना। एक और उदाहरण आ गया, ए बराबर ए, अपलासियन बराबर एंडीज। मैंने इसलिए इसको लिया, या रॉकी को ले सकते थे, है ना, किसी को भी ले सकते थे, लेकिन हमने अपलासियन लिया ताकि याद हो जाए आपको। ए बराबर ए, ए बराबर ए, यानी कि अपलासियन के गुण किससे मिलते हैं? एंडीज से। फिर ए बराबर ए, ए बराबर ए, अमेरिका के गुण किससे मिलते हैं? अफ्रीका से। तो ए बराबर ए से आपको याद हो जाता है। और भी देखना, मैंने और भी चीजें ली आपके लिए, देखो। ब्राजील और अफ्रीका, ब्राजील और अफ्रीका, ए और बी, ए और बी, इन दोनों के गुण मिलते हैं। 200 करोड़ वर्ष पुरानी मेल खाती है आपस में। 200 वर्ष करोड़ पुरानी चट्टानें हैं, पुराने तट है, फिर भी मेल खा लेते हैं। तो ए बी कर रखा है मैंने इसमें, ए बी याद कर सकते हो इसको। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, ये तो बार बार हम पढ़ रहे हैं। ए बराबर ए, कौन से काल की? जूरेसिक काल की। इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वेगनर का परवा सिद्धांत जो है वो, विस्थापन सिद्धांत जो है वो, बुलट सब इनसे कॉपी करेंगे। पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है। अपलासियन और एंडीज देखो, ए बराबर ए। अंटार्कटिका के बर्फ के जो जीवाश्म होते हैं ये याद कर सकते हो, पूरा मामला ए पर टिका हुआ है ना। ऊपर सोने के भंडार कहीं मिलते हैं तो दूसरी जगह वैसे ही भंडार मिलते हैं, तो उनमें गुण मिलते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो 1, 2, 3 और 4 ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। बताओ, जैसे ही आपसे पूछे वेगनर के सिद्धांत, वेगनर ने ये कहा था कि कुछ चीजें मिलती आपस में। पेंजिया जो है वो टूटा था, पेंताला सा वैसा ही रह गया। पेंजिया टूटकर लोरेसिया और गोंडवाना लैंड बने, बीच में 33 सागर रह गया। ये टूटने फूटने की जो ऐसी हवा वाली बातें करता है, यूं हवा वाली बातें जो करता है वेगनर, क्या ये सच है? तो हाँ, ये सच है। ब्राजील के तट को पश्चिम अफ्रीका से मिलाते हैं तो बिल्कुल सेट हो जाता है, जबकि वो 200 करोड़ वर्ष पुराना है यार, सोचो आप। दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका में फिट करते हैं तो बिल्कुल फिट हो जाती है। फिट का मतलब ये नहीं कि ऊपर अफ्रीका आ गई और बीच में जाके वो फिट होगी, टूटा हुआ भाग मिल जाता है उससे, टच करते, गुण मिल जाते हैं, कई बार गुण मिल जाते हैं ना। अपलासियन से एंडीज मिल जाता है, पर्वतमालाओं के गुण मिलते हैं। कई जगह मिट्टी मिलती है, कई जगह जीवाश्म मिलते हैं, कई जगह पर्वतों के गुण मिलते हैं, कई जगह वनस्पति के गुण मिलते हैं, कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग गुण मिलते हैं। जैसे इनका, अमेरिका और अफ्रीका का समय एक है, जैसे इनके पर्वतों के गुण एक है, जैसे उनके पुरानी है पर मेल खाती है। अंटार्कटिका बर्फ है, बिल्कुल बर्फ। अंटार्कटिका में क्या, बिल्कुल बर्फ है, लेकिन खोदने पर ऐसा लगता है अंदर जीव थे पहले, जो दब गए बेचारे, मारे गए बेचारे बेम होते हैं ना, तो वो जीवाश्म अवशेष मिलते हैं। तो सारा मामला मुझे बताओ, ए के आसपास घूम रहा था ना, ए के आसपास घूम रहा था, एक जगह ए के आगे बी करना है तो इसमें आप अफ्रीका के आगे ब्राजील कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए प्लस ए बराबर ए और ए प्लस, सारा मामला ए। इसको आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, इसमें भी ए बराबर बी कर दो, तो अंटार्कटिका में बर्फ है, जीवाश्म आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ए बी के आसपास घूम रहा है पूरा ही, ये जो पीपीटी है ये मैंने इसी फॉर्म में लिया है,
और इसी तरह इसको सेट किया ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। आंख बंद करके इसको आप दोहरा सकते हैं, एक बार ट्राई करेंगे ना, अब ट्राई करो, है ना। थैंक यू जब भी आज आपके लिए जब आप इसको ट्राई करोगे। ए बराबर बी क्या मतलब है बताओ? ए बराबर बी का मतलब क्या है? ए बराबर बी का मतलब है उधर अफ्रीका आ रहा था, इधर ब्राजील का तट आ रहा है, फिर ए बराबर ए, इसको एंडीज और अपलासियन कर दो, या फिर अफ्रीका और अमेरिका कर दो, या फिर और हमने उदाहरण ले रखे हैं उसमें, तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द।